नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में हमने बीते कुछ सालों में कुछ अजीबोगरीब नारे भी सुने थे। आजाद भारत में आजादी के नारे, जी हां, अजीब अजीब तरह के नारे। हमें चाहिए आजादी, फलाना से आजादी, ढिमकाना से आजादी। एक अलग तरह के माइंडसेट के लोग, जिनको अर्बन नक्सल भी कहा जा सकता है, वो आजाद भारत में आजादी के नारे लगाते थे। लेकिन वास्तव में आजाद भारत को अगर किसी चीज से आजादी की जरूरत थी, उस आजादी की बात जो है हिंदुस्तान में कभी नहीं होती थी। मैं बात कर रहा हूं 150 साल पुराने अंग्रेजी कानूनों की। 1947 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए। और जो भारत की जो क्रिमिनल और जो पूरी न्याय प्रणाली है, वो उसी पर चलती रही। सोचिए, हमें आजादी के जो है करीब करीब 75 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने देखा कि इस देश में अभी भी जो अंग्रेजों के बनाए कानून थे वही चल रहे थे। और उसके कारण हमने अक्सर देखा कि बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे विवाद, बहुत सारे सवाल उठते थे, क्योंकि जिस तरह से समय बदला उस तरह से कानून नहीं बदले। लेकिन जो 150 साल में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है। जी हां, 150 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है। आज जो 3 अहम कानून हैं जिन पर पूरी भारतीय न्याय प्रणाली टिकी हुई है, पूरी जो आपराधिक जो कानून है उस पर टिके हुए हैं, उन 3 कानूनों को बदलने का जो बिल है वो आज लोकसभा में पारित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि इन कानूनों को बदलाव की जरूरत क्या है और जो कानून बदले जा रहे हैं वो दरअसल क्या है। अपने पूरे भाषण में गृह मंत्री अमित शाह बार बार विपक्ष के ऊपर चुटकियां भी लेते रहे। तो आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, आजादी अंग्रेजी कानूनों से। जी हां, आजादी अंग्रेजी कानूनों से। जैसा मैंने कहा, जो 3 कानून जो है वो बदल गए हैं और अब उनकी जगह भारतीय कानून होंगे। अंग्रेजों के कानून विदा हो गए हैं। इनमें पहला 1860 में इंडियन पीनल कोड जो था 1860 का, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो है वो रहेगा। 1898 का सीआरपीसी जो है उसकी जगह ले लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसी तरह से 1872 का इंडियन एविडेंस कोड जो है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये होगा। ये देश में वास्तव में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या? इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। इसमें जो केसेस लगातार पेंडिंग चलते हैं उसके लिए भी एक बड़ा प्रावधान किया गया है। यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर 3 साल के अंदर मामला निपट जाए, इसका प्रावधान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है मॉब लिंचिंग। जी हां, मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार इस सरकार को निशाना बनाया जाता था, मोदी सरकार को, कि मोदी सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार मॉब लिंचिंग को रोकती नहीं है, सरकार मॉब लिंचिंग देने वालों को बढ़ावा देती है, यह कहकर सरकार पर निशाना साधा जाता था। लेकिन अब जो नए कानून जो है, नई जो अपराध संहिता जा रही है, उसमें मॉब लिंचिंग में बाकायदा मौत की सजा का प्रावधान है। इससे पहले किसी सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का सोचा तक नहीं था। यह देश में बड़े बदलावों की शुरुआत हो रही है और आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, आजादी अंग्रेजी कानूनों से। लेकिन इससे पहले जरा सुनिए अमित शाह ने क्यों कहा कि यह बदलाव की जरूरत क्यों है, जरा इसको सुनिए। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह
अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा। तो सुना आपने कि अमित शाह ने बताया कि दरअसल इन कानूनों के बदलाव की जरूरत क्यों थी, और जो बड़े बदलाव हुए हैं उनमें यह भी एक बड़ा बदलाव है कि बच्चियों के साथ जो बलात्कार होते हैं उनके लिए मौत की सजा का प्रावधान है, जो सामूहिक बलात्कार होते हैं उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है, और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ऐसे तय की गई है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको इंफॉर्मेशन देना होगा, ये जरूरी कर दिया गया है। ये सारी चीजें अभी ये लोकसभा में जाएगा और उसके बाद जो है माफ कीजिएगा राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बदल जाएंगे। इसमें आतंकवाद को लेकर भी कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं, आतंकवाद को लेकर, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो एक बड़े बदलावों की जरूरत थी, कड़े कानूनों की जरूरत थी, उसका प्रावधान किया गया है। यानी अब आतंकवादी गतिविधियां करके कानून के शिकंजे से बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने इस संबंध में। आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है, और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए, और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँ, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे, और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। तो आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहनी चाहिए। और एक बड़ा बदलाव जो है जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी वो ये कि राजद्रोह का कानून जो है पहले ही उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने अंग्रेजी सरकार और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को राजद्रोह के अपराध में जेल डाल दिया जाता था। यह बार बार आवाज उठती थी कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह तो नहीं है। आजाद भारत में यह कहा गया कि ये जो कानून है ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है।
सरकार ने पहले ही कह दिया था इस कानून को हटाया जाएगा, लेकिन अब इसकी जगह देशद्रोह का रहेगा मामला। यानी सरकार की आलोचना तो आप कर सकते हैं, लेकिन देश की आलोचना करने वालों के खिलाफ कड़े सजा का प्रावधान है, और यह शायद जरूरी भी था। सुनिए इस पर लेकर कैसे अमित शाह ने बोला, और जब वो ये बात कर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने बार बार असदुद्दीन ओवैसी जो सदन में उनके सामने बैठे थे उनकी तरफ इशारा भी किया, उनका नाम भी लिया। जरा सुनिए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। तो देश की सुरक्षा और देश सबसे ऊपर, सबसे पहले और सुप्रीम है। इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, और मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे ये लोकसभा में के बाद राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा, तो एक तरह से जो अंग्रेजों के कानून थे उनसे आज़ादी मिलने की शुरुआत हो गई है। इसी पर आज चर्चा, आज डिबेट करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में हैं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा है, मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जव्वाद जी, सरकार के बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। और मेरे साथ सागर पंघेल जुड़े हुए हैं। सागर पंघेल जो अधिवक्ता है दिल्ली हाई कोर्ट के, और ये भी जो है कह सकता हूँ कि सरकार के विरोधी ही हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आज अधिवक्ताओं मेरे पैनल में ज़्यादा हैं। सागर जी हैं, शशांक जी हैं और आर बाग जी हैं, और ये वैसे तो जो है बसपा के नेता हैं, लेकिन आज अधिवक्ता के रूप में मेरे साथ हैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आप पाँचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद, आपसे शुरुआत करता हूँ मैं। सैयद जवाद, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, क्योंकि आप सरकार के विरोधी हैं, कभी कभी अच्छे काम होने पे प्रशंसा कर दिया करिए। आज क्या प्रशंसा करेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे कि भाई अंग्रेजी जो लॉज थे, अंग्रेजी कानून थे, उनसे जो है आज़ादी की शुरुआत हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने डिबेट स्टार्ट करने से पहले ही मुझको जो है कसूरवार ठहरा दिया, तो इसको मैं अपने सर माथे पे लेता हूं। और सरकार की आलोचना करना मुझे लगता है एक संवैधानिक हक है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस तारीफ के लिए। मैं बिल्कुल सैयद जवाद, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती, और मैं सरकार के विरोधियों को इसलिए मंच भी देता हूं, यही तो है कि भाई सरकार विरोधियों की भी बात होनी चाहिए, सरकार के विरोध में आपके मन में जो है वो भी रखना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और हम तो डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसीलिए सरकार विरोधी भी हैं, सरकार पक्षधर भी हैं। अब आप अपनी बात रखिए जी। मैं तो दुआ करता हूं माने, लेकिन अभी आपका जो शीर्षक था अशोक भाई कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, यही शीर्षक है ना जी, कि जी। बड़े इतने साल के बाद बदलाव। तो भाई साहब, जिस डेमोक्रेटिक सेटअप से गवर्नमेंट आई है ना, वो भी अंग्रेजों की ही। ये जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये भी अंग्रेजों का सेटअप है। तो पहले तो रिवर्स जाइए और फिर अपनी सरकार को हटाइए, क्योंकि ये भी अंग्रेजों की ही डेमोक्रेसी की, जिस
हम लोग तौर तरीके को फॉलो कर रहे हैं, उसको बदली। अच्छा, ये जो न्यूज रूम है, न्यूज एंकर्स है, ये जो जर्नलिज्म का सिस्टम है जिसको एजुकेशन के अंदर लेकर के आया, ये भी अंग्रेजों का सिस्टम है, इसको बदल दीजिए। उसके बाद जो अपना एजुकेशन सिस्टम है ये भी अंग्रेजी के ऊपर पड़ा हुआ, अंग्रेज, इसको भी बदल दीजिए साहब। मतलब सब बदलिए। फिर ये ना अंग्रेजों वाली दलील दिया करिए कि अंग्रेजों की, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े काबिल, बड़े दानिश्वर एक जर्नलिस्ट है, लेकिन जो आपने एजुकेशन की प्रोसेस से पढ़ाई करी है और यहाँ तक एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ये भी सर अंग्रेजों की देन है, इसको तारीफ करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सरकार का विरोधी, जैसे आपने कहा, उसके लिए कहा जाता हूँ। अच्छा, एक बात सही जवाब, एक बात, क्योंकि आपने मेरी एजुकेशन की भी बात की, मैं आपको सही बताऊं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब चीजें अंग्रेजों का ये एजुकेशन सिस्टम है बदलना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, मैंने स्कूल कॉलेज में जितनी पढ़ाई की, वो आज मेरे पेशे में या मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, अगर आप अच्छा मानते हैं तो हो सकता है मैं खराब भी हो सकता हूं बहुत लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि चलिए मैं अच्छा हूं, लेकिन मुझे स्किल सिखाने में, मुझे प्रोफेशनल अच्छा बनाने में इस शिक्षा का मुझे लगता है कोई योगदान नहीं है। ये बात मैं बड़ा खुल के कह रहा हूं। तो शिक्षा को बदलना चाहिए। ये सरकार किस रास्ते से आई वो आपने बोला, लेकिन वोट देने वाले सरकार को, और जो भी इससे पहले भी सरकार थी, वो हिंदुस्तान के लोग थे, है ना। वो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो ये अंग्रेजों से, ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो दिया हुआ है, जिसको तो ठीक है, जिसका जो अच्छा सीख लेना चाहिए, उसमें तो कोई ऐतराज ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं अगर मुगलों ने भी कुछ अच्छा दिया, अगर दिया, तो उसको भी मानने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें तो मुझे लगता है जिसने जो अच्छा दिया उसको मान लेना चाहिए, लेकिन खराब चीजों को निकाल देना चाहिए। सिस्टम के साथ, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। जी देखिए, अगर इंसान में सिर्फ अच्छाई रहेगी ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो फरिश्ता हो जाए। इंसान की खास बात ये होती है कि उसमें बुराइयां भी होंगी, उसमें अच्छाइयां भी। अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। तो इंसान में कुछ अच्छाइयां भी होती, बुराइयां होती। अगर आप सिर्फ अच्छाइयां होंगी तो भाई आप महात्मा हो गए, संत हो गए, फिर आपको क्या जीवन की जरूरत है जीने की। अच्छा, दूसरी बात कहता हूँ, अब गंभीर, अच्छा, एक मिनट और रुक जाएगा, सुनिए गंभीरता, क्योंकि अभी आपने बड़े सारे, शशांक जी मेरे बगल में बैठे, वो बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आपको जो कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं उसके बाद दोबारा आपके पास उनका 30 सेकंड का, फिर हम मुद्दे पे भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ा सा वो हो गए, पर्सनल भी हो गए, कोई बात नहीं। चलिए शशांक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नमस्ते अशोक जी, मेरे को लगता है कि आपके डिबेट पे आने से पहले मैं तो रिसर्च करता हूं, लेकिन दूसरों को भी रिसर्च करनी चाहिए। मतलब कितनी गलत बात कोई कर सकता है, और क्योंकि बोलने वाले खुद अधिवक्ता हैं, मतलब इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। लोकसभा का गठन ही 1952 में हुआ है। पहली बार लोकसभा बैठा कब? 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा 13 मई 1952। उसके पहले कैसे चलता था देश? उसके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंग्रेजों के द्वारा चलता था। क्या आज भी अंग्रेजों के द्वारा चलता है? गलत। ये कह रहे डेमोक्रेटिक सिस्टम अंग्रेजों ने दिया, वो भी गलत। डेमोक्रेसी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिहार के मिथिला के वैशाली से शुरू हुआ था। क्या बातें कर रहे हैं? वो ठीक है, मुझे लगता है ओके। अब मैं थोड़ा सा विराम दे रहा हूं, सुनिए, इन विषयों को ये हम छोड़ देते हैं, किसी दिन हम इस पर बात कर लेंगे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया, अंग्रेजों ने क्या दिया, मुगलों ने क्या दिया, ये हम किसी और दिन के लिए रख देते हैं। आज बड़े बदलाव जो हुए हैं, अगर उनको बदलाव आप मानते हैं और इन बदलावों में आपको खामी लगती है, तो मुझे लगता है वहां से हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सैयद जवाद। नहीं, देखिए माननीय गृह मंत्री जी आतंकवाद की डेफिनेशन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सदन में आए या नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और फिर उन्होंने एक बात कही कि देश के अंदर विरोधी बातें होती हैं, जो भी देश के विरुद्ध जाकर के काम करेगा, देश की सुरक्षा की मुद्दों के ऊपर सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साहब जब चीन के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहिए, तो मौजूदा सरकार ही चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे बताइएगा, क्योंकि आपने मेरे ऊपर जो तौक डाला है कि मैं आलोचक हूं सरकार का, मुझे बताइए कि चीन के मुद्दे पे, और अभी संसद के अंदर सुरक्षा चूक का मुद्दा है साहब, उस पर चर्चा नहीं करने को तैयार हैं। आपने सांसदों को निलंबित कर दिया। पूरा विपक्ष 63% जनता जिसने मोदी सरकार के विरोध में वोट करा था, उसमें चाहे टीएमसी हो गई, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे उसमें जेएमएम हो गई, चाहे उसमें जो है आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, तमाम सांसदों का आपने निकाल करके बाहर कर दिया और चर्चा की। आप दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं साहब। ये कौन सी डेमोक्रेसी है मुझे बताइए। मेरी आपके बीच अगर कोई तलखी हो जाएगी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, आप इख्तिदार में जरूर है, माना है भाई, सत्ता में आपके पास है, हनक है, धमक है,
तो आप क्या सत्ता को हनक और धमक से चलाना चाहते हैं? ओके, क्या ठीक है। विपक्ष की आवाज को अनसुना ठीक कर है, देंगे आप? ठीक है। आप बताइए अशोक जी। हाँ। ठीक है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर की भी मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, सुषमा स्वराज जी को सुनता हूँ बैठ करके। ओके, क्या ठीक है। तरीका क्या 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 ठीक है। तरीका हुआ करता था अपनी बात को रखने का? ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ओके, बहुत खुद सैयद उनके जवाद, बातें सुन ओके, के मैं नाराज हो अब जाता थोड़ा सा था, विराम नेहरू जी दीजिए, मुझको मनाते थे थोड़ा आकर सा के। थोड़ा ये सा तरीका विराम होता दीजिए था। सैयद जवाद, थोड़ा सा विराम दीजिए। मैं एक दो बातें कह के जी। फिर मैं तो जी के पास आता हूँ। देखिए, मोटी बात क्या है, मैं पहले तो एक बार स्पष्ट कर दूं, आपने मेरे को भी कहा कि, और मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ सरकार के विरोध में होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे दो मेहमान यहाँ बैठे हैं, शशांक जी और जो हैं मेरे साथ आर बाग जी बैठे हैं। अगर ये दोनों मेरी टेबल पे खड़े होकर डांस करने लगेंगे ना, इस टेबल पे खड़े होकर, मैं इनको अभी डिबेट से बाहर, माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे मालूम है ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये मेरी डिबेट में डेमोक्रेटिक तरीके से डिबेट, क्योंकि मैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से सबको मौका दे रहा हूँ, ये अगर मेरी टेबल पे खड़े होकर डांस करने लगे, मेरे ऊपर यहाँ पे कागज फाड़ के फेंकने लगेंगे, तो मैं कहूँगा भाई अब रुकिए एक मिनट, हम डिरेल हो रहे हैं, रुकिए मेरी बात पूरी हो जाए। तो मैं हाथ जोड़ के भी कहूँगा, और अगर हाथ जोड़ के नहीं मानेंगे कोई, तो फिर मैं अपने मार्शल को भी बुला के बोलूंगा भाई इनको बाहर कर दीजिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में डिबेट करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे जो है ना टेबल पे चढ़ के डांस करने के लिए, या टेबल। तो एक तो ये बात हुई, ठीक है, जो आपने। दूसरी बात, आपने तमाम विरोध के मुद्दे उठाए, और आप मेरे साथ डिबेट में इसलिए उठते हैं क्योंकि तमाम ये डिबेट के मुद्दे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ आज 3 कम से कम अधिवक्ता हैं। मैं चाहता हूँ ये जो कानूनों में बदलाव हुआ, हम स्पेसिफिक इस पे बात करें, ठीक है? जो आपने कहा वो सर आंखों पर, तुहिन जी उसका जवाब देंगे कि भाई आप लोग डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलते, चीन के मुद्दे पे नहीं बोलते, इस पे नहीं, तुहिन जी उसका जवाब दे। लेकिन उसके बाद मैं इस डिबेट को एक बार फिर जो है, आज जो बदलाव किए गए मैं उन पे लाना चाहूँगा, और मैं इसीलिए अपने वकील मित्रों के पास आऊँगा, जो भले ही मेरे विरोधी हो सकते हैं, सरकार के विरोधी हो सकते हैं, किसी के भी। तुहिन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं भी आपसे बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि हर अधिवक्ता के बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, और मेरे ख्याल से मुझे मुद्दे पर, और जो आज बिल आई है उसके महत्व पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है। देखिए, 75 वर्ष के बाद भी आजादी के आपराधिक जो न्याय प्रणाली है हमारे, उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे, समय के साथ हम नहीं चल पा रहे थे, और इसलिए आज ये जो संशोधन लाए गए हैं वो हर सेंस में अगर आप देखें तो ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आतंकवाद की जो अभी तक कोई परिभाषा तय नहीं की गई थी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पहली बार वो की जा रही है। कुछ लोग, कुछ अर्बन नक्सल्स भी और कुछ कांग्रेसी भी इस देश को लिंचिस्तान बनाने लगे थे। आपको याद होगा, आज पहली बार जो है लिंचिंग के खिलाफ भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे, इसका ऐलान हुआ है, और लिंचिंग को भी जो है उसकी सजा भी मौत होगी। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ऐतिहासिक कदम है। बच्चियों के बलात्कार को जो है उसकी सजा मौत होना, और महिलाओं को EFIR का प्रावधान, ऐसे प्रावधान की 3 दिन, कई बार आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले मुझे एक अर्बन नक्सल के द्वारा लाइफ में जान से मारने की धमकी आई थी। अच्छा, देखिए, जो पुलिस कंप्लेन, कई बार जो है कंप्लेन के बाद भी FIR दर्ज नहीं होता था। ये हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कन्हैया लाल जैसे लोग, जो कि पुलिस जो है उसकी कंप्लेन लिखकर कभी FIR दर्ज नहीं करते थी। आज सबको एक समय पर समयबद्ध तरीके से सबके लिए नियम तय किए गए कि 3 दिन के अंदर कंप्लेन के बाद आपको FIR लॉन्च करना जो है आवश्यक हो जाएगा। ये बहुत ऐसी ऐतिहासिक कदम है। सवाल ये उठता है कि ये लोग पहले क्यों नहीं, जो कांग्रेसी सरकारें थी मूल तौर पर, वो पहले इन संशोधनों के बारे में क्यों नहीं सोच पाई थी। और आज भी मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो हंगामा, ये जो कुछ दिनों से चल रहा था इनका, ये केवल इसलिए था कि कोई भी जो पाथ ब्रेकिंग चेंजेस होता है, ये लोग नहीं चाहते इस देश में आए। इनको पता था कि केवल 3 दिन बाकी हैं, ये जो लास्ट फुल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, 17th लोकसभा का, केवल 3 दिन बाकी हैं, और ये बिल बहुत महत्वपूर्ण था। ये विपक्ष जो है नहीं चाहता था कि इस पर चर्चा हो, और इसीलिए ये ड्रामा हो रहा था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट पहले दिन दे दिया। अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली ये कहा था कि जब जांच पूरी होगी लोकसभा स्पीकर अपना रिपोर्ट देंगे, और हमने तो ये भी देखा है टीएमसी के लोग जो है शामिल हैं ललित शाह के साथ। हमने ये भी देखा कि वही लॉयर जो है कूद पड़ा इनको डिफेंड करने के लिए, जो
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में था। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जो है सीरियस है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर। और आज जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, आज जो पारित हुआ है, वो मेरे ख्याल से आज से 50 साल, आज से 30 साल पहले होना चाहिए। ओके, जो काम आज के 50 साल 30 साल पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है, ऐसा कह रहे हैं तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं एक छोटा सा रिबेटल ले लूं। सर मैं छोटा सा एक मिनट सैयद जवाद प्लीज रुकिए, एक मिनट सैयद जवाद प्लीज रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक मिनट तुहिन जी मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं मामला कानूनों का है, तो मैं अपने जो मेरे वकील मित्र हैं मैं उनके पास भी आऊंगा, क्योंकि एक वकील की दृष्टि से, अधिवक्ता की दृष्टि से देखना जरूरी है जो बदलाव हुए इसका क्या इंपैक्ट होगा। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून अभी भी थे, उन कानूनों में बदलाव की एक बड़ी शुरुआत हो गई है। आज लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है और अब ये जो है राज्यसभा में जाएगा। तो अंग्रेजी कानून जो थे उनमें बदलावों की शुरुआत हो गई है और इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी की तरफ से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, सागर पंगेल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं वो, शशांक शेखर झा जी हैं वो भी अधिवक्ता हैं, आर बाग वो भी अधिवक्ता हैं। आर बाग जी, आप इन बदलावों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये क्या सही दिशा में हैं और क्या इनकी ज़रूरत थी कानून के लिहाज से? जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दूरदर्शन को कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे आप देश को और जनता के सामने एक बहुत प्रमुख इश्यूज़ पे आज ही पास हुआ है और एक विचार और विमर्श और सबसे ज़्यादा कि हमारे अधिवक्ता साथियों को यहाँ पर मौका दिया है इस विषय पे बात करने के लिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके इंडियन पिनल कोड
आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हालांकि ये अंग्रेज टाइम से आया है, लेकिन अभी तक उसका एक डेवलपमेंट आप देखेंगे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसका इंटरप्रिटेशन भी हुए और बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए जो लैंडमार्क जजमेंट, जिसके माध्यम से अभी फिलहाल इंडियन जुडिशरी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को जब सामने रख के किसी लॉज का इंटरप्रिटेशन होता है, किस केस का डिसाइड होता है, किस बेल का या कुछ सब्टेंटिव ऑफेंस के ऊपर बहस होता है, तो उस पर ये लिया जाता है। अभी फिलहाल जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पे अभी फिलहाल 44% हिंदी भाषी हैं, और जो 3 प्रमुख जो एक्ट का नाम अभी फिलहाल तो एक्ट नहीं कहेंगे, बिल है, पास हुई है, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और उससे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, तो बदलाव सृष्टि का नियम है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग 2023 में हैं, हमारे डेमोक्रेसी को इतने साल हो गया, दुनिया के दूसरे कोने में भी डेमोक्रेसी है, और चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, लंदन जहाँ पे हमारे जो कॉमन लॉ सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, जो यहाँ पे हम बोरो किए हैं, बदलाव हर जगह पे हो रहा है। अगर एक सर्टेन सेक्शन के लिए आपके देश का लोगों के हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा तो बदलाव जरूरी है, मगर जो आपने कहा कि क्या ये बदलाव जरूरी था, बदलाव के हिसाब से कहीं ना कहीं अभी कई सारे केसेस पेंडिंग है जो इंडियन जुडिशरी का अगर पोस्टमार्टम करेंगे, एक वकील होने के नाते, न्याय का एक छात्र होने के नाते मैं अगर देखता हूं तो कहीं के बदलाव मांग रहा था, एक डिमांड था कि इस तरीके से अभी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, और ये तमाम जो चीज़ों को जो हमारे अपने अमित शाह जी इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल हर चीज़ का एक प्रेजेंटेशन किया कि भाई इतने टाइम लगता था, अभी ये हो जाएगा 7 डेज के अंदर आपको 7 दिन ही मिलेगा आप अपील करने के लिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जब चार्जशीट फाइल हो जाएगा तो उसके पश्चात आपको 24 आवर के अंदर ही आप कोर्ट के समक्ष उसको पेश करेंगे। विटनेस का ऑनलाइन, मगर डिजिटल की जो बात हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष हम ये देखेंगे अशोक जी कि कहाँ तक हम डिजिटली इंडिया को सफल बना चुके हैं। लोअर कोर्ट में आज भी जो हिंदी पट्टी के तमिलनाडु भी है, भाषा का कहीं ना कहीं एक हडल है। उसके बाद 348 जैसे कोर्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रोविजन की बात है मैं बहुत एटलीस्ट करूँगा, जो बहुत अच्छे चीज़ को जिसपे डिफाइन फर्स्ट बार किया गया, अपना साइबर क्राइम को डिफाइन की गई, इकोनॉमिक क्राइम्स को, लैंड ग्रैबिंग को, आर्म्स ट्रेड को, डकैती को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और कहीं ना कहीं जो विक्टिम सेंट्रिक, जस्टिस सेंट्रिक और पनिशमेंट सेंट्रिक का जो 3 शब्द आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश किया, और बहुत सादी रूप से उन्होंने ये किया। वकील होने के नाते ऐसा नहीं है कि आप वकील होने के नाते आप उसको पर्सपेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा है, तीनों एक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पूरी तरह से उसको पढ़ के पूरा पोस्टमार्टम करने का, और अल्टीमेटली अभी दूसरा जो पक्ष है क्या हो सकता है, जो कहे आप कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, वो जाहिर सी बात राइट भी होगा कि अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं उनसे जैसे आपने सबसे बड़ी बात मैं एक बात सिर्फ कंक्लूड कर लेता हूं। 120 जो दिन है, सपोज वहां पे अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता 90 दिन, तो उसके बाद उसके एब्सेंट में भी आपका प्रोसीडिंग चालू हो जाएगा। फॉरेन कंट्री में कोई अगर है उसको लाने के लिए प्रावधान की गई, प्ली बार्गेनिंग का पूरा जो लिमिटेशन था ही नहीं, तो इसमें खास करके लिमिटेशन लाया गया प्ली बार्गेनिंग का, और आप अगर 7 दिन के अंदर उसको कमिट कर लेते हो, कुछ टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो आपको आपका सजा जो प्रावधान है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये मामले में तो ठीक है, लेकिन जहां तक भाषा और डिजिटलाइजेशन की बात है, कहीं ना कहीं हम चाहते तो इसको एक अमेंडमेंट के रूप में ऐड कर सकते थे। एक्ट का इतना कुछ खास मेरे ख्याल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अशोक जी हमें सबको समझना है, यही है कि ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कि तमाम जो 70 साल से हमारे जो जुडिशरी ने जो डिफाइन की है सेक्शन को लेकर, एक्ट को लेकर, पूरी तरीके से जो जजमेंट है जो सेक्शन को लेकर, इसमें जो बदलाव होगा कहीं ना कहीं उसको कोप अप करने में हम लोगों को समय लगेगा। हाँ वो ठीक है, इसमें समय, लेकिन जैसे मैंने आपने पेंडिंग केसेस की बात की ना, तो जो मेरे पास डेटा है वो ये कहता है कि भारत में इस वक्त जो है 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो केसेस पेंडिंग है, और इसमें ट्रायल कोर्ट में 4 करोड़ 44 लाख केस पेंडिंग है। और इस नए प्रावधान के तहत ट्रायल कोर्ट को हर फैसला 3 साल के अंदर देना होगा। सोचिए
कि ट्रायल कोर्ट में कोई केस जाता है 3 साल में उसका निपटारा करना होगा, जहां 4 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है। तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन शुरुआत हो रही है। लेकिन जो इसमें और जो प्रावधान है, खास करके मैं कहूं कि जो महिला सुरक्षा की अगर बात करें, या फिर अभी जैसे आपने आर बाग साहब ने कहा कि बहुत सारे केसेस हमारे इसलिए लटक जाते थे क्योंकि उसका व्यक्ति ने क्राइम किया और उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर भाग गया, अपराध के मामले में वो गायब हो गया। मुंबई का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके कई केस क्योंकि सब टाइगर मेमन वहां भाग गए, ऐसे केसेस का भी निपटारा करने का प्रावधान किया गया। तो शशांक जी, क्या अगर मैं स्पेसिफिक आपसे बात कहूं, बड़ा बदलाव आप कहां देखते हैं? क्या ये कहेंगे हमारे कड़े कानून हुए हैं, या आप कहेंगे कि भाई न्याय की तरफ जाने वाले हैं, या जो पीड़ित है उसको ताकत देने वाले? इन कानूनों को कैसे डिफाइन करेंगे आप? अशोक जी, मेरा मानना है कि आज जो तीनों कानून पास हुए उसको हमको 3 नजरिए से देखना चाहिए। और मैं क्यों इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी के कानूनों में ही अमेंडमेंट हो जाना चाहिए, नए कानून की जरूरत नहीं है। देखिए, नए कानून आए थे पिछले सेशन में, मॉनसून सेशन में। आज जो कानून पास हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारत साक्ष्य संहिता या बिल, वो तीनों में सेकंड लिखा हुआ है ब्रैकेट में। मतलब कि मॉनसून सेशन में प्रेजेंट किया गया, उसमें बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, बहुत सारे चेंजेस सजेस्ट किए। उस पूरे के पूरे तीनों बिल को भेजा गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी में सुनिएगा कि सारे पार्टीज के लोग होते हैं। आज जो भी लोग कहेंगे कि भाई आज बहुत सारे लोग को निलंबित किया गया अलग अलग कारणों से, मैं कहूंगा उसके बाद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने ऑब्जेक्शन थे उसको कंसीडर करते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी कहा, और उसके बाद ये नए कानून आज प्रेजेंट किए गए जिसको आज पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा से। तो पहली बात यह है कि सभी पार्टियों का, सभी दलों का, सभी सांसदों की बात सुनी गई है प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, कई सारी चीजें जो मोदी सरकार और मोदी जी फॉर दैट पॉइंट पर्सनली, उन्होंने पिछले 9 सालों में कई बार कई सारे मंचों से कहा है कि इस देश में कई सारे कानून है जिसको खत्म करने की जरूरत है। कई सारे बिना मतलब के कानून है जो बिना मतलब उलझाए रहते हैं। मैं क्योंकि कानून का विद्यार्थी हूं, मैं कोर्ट जाता हूं कानून के लिए लड़ने के लिए किसी के लिए, तो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम जो कानून है वो रूलर सेंट्रिक है, ना कि विक्टिम सेंट्रिक। वो पुलिस सेंट्रिक है, ना कि एक्यूज सेंट्रिक। मतलब कई बार एक्यूज भी गलत फंस जाता है, लेकिन उसको बेल लेने के लिए डिफिकल्टी होती है, उसको केस लड़ना पड़ता है जबरदस्ती 10 साल। इसीलिए आप सुनिएगा, बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स भी इस देश में कहते हैं कि इस देश में प्रोसेस ही पनिशमेंट है। क्यों है प्रोसेस पनिशमेंट? उसका एग्जांपल आपने खुद दिया, 5 करोड़ केस। अरे वो छोड़िए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि उसको चेंज करने की एक बात की गई है। और वो कैसे की गई है? पहले क्या होता था, टेररिज्म का एग्जांपल लीजिए। टेररिज्म क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं है। देशद्रोह क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं है। मतलब हर जज अपने मर्जी से चल रहा है। तो हो सकता है कि कोई एक कानून किसी एक स्टेट में लागू होता हो, दूसरे स्टेट में नहीं हो, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है। तो इस पे क्योंकि टेररिज्म की बात हो रही है, और ये दूसरा पॉइंट चल रहा है। आज 14 नवंबर 2015 को जब फ्रांस में अटैक हुआ तब, 25 दिसंबर 2015 को जब सैन फ्रांसिस्को में मोदी जी गए थे तब, और 31 मार्च 2016 को जब ब्रसेल्स में अटैक हुआ था तब, इन तीनों मौकों पर मोदी जी ने बार बार यही कहा कि संयुक्त राष्ट्र को टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए। देखिए, उन्होंने जो कहा आज उसको करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं डिफाइन करता हूं, और अब देखिए ये एक तरह से मॉडल काम करेगा यूनाइटेड नेशंस के लिए। वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेररिज्म क्या है। और तीसरा एस्पेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी अपनी कानूनी संहिता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये देश 1950-1947 से पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून से चलता था। 1952 में हमने अपना लोकसभा राज्यसभा ले आया। हम अपने सारे चीज कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे कानून भी हमारे नाम से हो? क्यों हम इंडिया नाम अभी भी इंडियन जोड़ के रखे? हो सकता है कुछ लोग आपत्ति जताएं, लेकिन आप पूरी दुनिया में बता दीजिए एक भी ऐसा विकसित देश जिसने अपना नाम नहीं रखा हो। क्योंकि सिर्फ एक अंग्रेज ने कह दिया तो हम अपना नाम अंग्रेजी रख लेते हैं, इससे नहीं होगा। भारत नाम किसका है? आप देखिए, जम्मू कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक, अटक से लेके कटक तक, किधर भी आप चले जाइए, भारत नाम हमेशा से रहा है। और आज ये तीनों कानून भारत के नाम से और भारतीयों के लिए। अब आपने जो लास्ट मुद्दा उठाया ना, वो मुझे लग रहा है कि वो जो है सैयद जवाद को जो है वो जो ज्यादा उनको उत्तेजित कर रहा है कि उस पर रिस्पॉन्ड करे। लेकिन सैयद जवाद जी, एक मिनट सिर्फ 1 मिनट रुकिए। मैं एक और मेरे साथ जो मेहमान है उनके मैं रिएक्शन, 1 मिनट आर बाग। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल टीम को भी थाने के अंदर पहुंचाने का एक प्रावधान की गई है। जिसे एक दूसरी बात है कि सारे विक्टिम्स को सुनना अनिवार्य है, और वो ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सागर पंगेल, आपको लगता है कि
टेररिज्म को डिफाइन करने की जो शशांक जी ने बात की, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएन अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया कि टेररिज्म क्या है, कम से कम हम तो डिफाइन कर रहे हैं कुछ, तो ये बात तो आतंकवाद होता क्या है, डिफाइन करने से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि विरोधी, देखिए सर, कभी आप किसी और प्रोग्राम में बुलाएंगे तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक एडवोकेट की कैपेसिटी से बैठा हूँ और मैं कानून और लॉज पे। सर, जो ये नए लॉज आए हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो लॉ थे उनमें पूरा एक रीडिफाइंड हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे कॉपी पेस्ट लॉज, जस्ट लाइक एन ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। टेररिज्म का आप जिक्र कर रहे थे, टेररिज्म पे पहले इन्होंने काउंटरफीट करेंसी, इन सब चीजों को टेररिज्म के दायरे में लाया था। आज इन्होंने क्या किया है, बेसिकली सरकार ने जो लोग टेररिज्म के उसमें जुड़े होते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं या कहीं ना कहीं परसुएड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, उन लोगों को भी इसमें एक तरह से आज से उसको उसमें जोड़ा जाए। ठीक है, जैसे मॉब लिंचिंग का जिक्र हुआ, मॉब लिंचिंग पहले क्या होता था, सिर्फ 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट उसमें था, अब उसको लाइफ कर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर क्या होता था मॉब लिंचिंग के केस में 90%, चाहे आप पालघर इंसिडेंट से ले लीजिए, ज्यादातर क्या होता था कि ये कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड चीजों पे ही मॉब लिंचिंग की जाती थी, उसको रिफॉर्म बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पास हुई जिसमें ये बोला गया पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज ऑफ अरेस्ट। हमें पता है हमारा कानून का प्रावधान ये कहता है कि 15 डेज ऑफ अरेस्ट, पुलिस कस्टडी 15 डेज तक आप दे सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसको 60 डेज या 90 डेज मींस एंटायर टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप पुलिस एंड पुलिस कस्टडी उसको रख सकती है अक्यूज्ड को। सर देखिए, हमारे लॉ का प्रोविजन ये है कि एन अक्यूज्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड पर्सन जी, अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा एक टर्म हमको हमारे सिखाया भी जाता, होता भी है, दिस इज प्रैक्टिकल। लेकिन अब जब कोई इनोसेंट नहीं है, किसी के ऊपर सपोज कोई फॉल्स एलिगेशन लगता है, फॉल्स एफआईआर होती है, उसको पहले 15 दिन के अंदर अंदर उसको बाहर निकालने का एक प्रोविजन था, जो कि आज के दिन नहीं है। आज के दिन उसको 60 डेज या 90 डेज के ओके, शशांक जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शशांक जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शशांक जी मतलब अगेन मैं बोलता हूं, मिस कोट नहीं करना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे। 2 बातें गलत की गई। पहली बात, ऐसे बहुत सारे कानून हैं इस देश में ऑलरेडी जहां पे कहा गया है कि आपको बेल नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके पास अगर ड्रग्स अधिक क्षमता में मिलता है तो आपको बेल नहीं मिलेगा, यूएपी अगर आपको लगता है तो नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी है। तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में मेरे को लगता है जहां पे सबूत है तभी पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो ऐसे केसेस में बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि बेल मिलने के बाद मिसयूज होता है और तब सर्वोच्च न्यायालय को गाइडलाइंस पास करना पड़ता है। तहसीन पुना वाला केस का एग्जांपल ले लीजिए कोई या कोई और। दूसरी एक और छोटी सी बात यहाँ पे कि ये जो कह रहे हैं कि पुराने कानूनों को नए बॉटल में दिया गया, ये भी गलत है। अगर पुराने कानूनों को नए बॉटल में देने की बात होती तो साइबर कानून नया नहीं बनाना पड़ता, टेररिज्म पे नया कानून नहीं आया होता। डेफिनेशन की कमी है, मैं वही कह रहा हूं। ओके, ये इस पे तोहिन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जो उन्होंने कहा है कि पुरानी जो है नई बोतल में पुरानी शराब है। नहीं, सब कुछ नया है, आप अपने देखने का नजरिया बदलिए। देखिए, फोरेंसिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और फोरेंसिक्स को शामिल किया गया है, वैलिडेट किया गया है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। और आपको पता होगा पहली बार 2008 में गुजरात में एक लॉ पास किया गया था, वो अमित शाह जी ने ही पास किया था उस वक्त भी, जब पहली बार भारत में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनी थी। और आज आने वाले दिनों में जब आप ये नार्को टेररिज्म जैसे नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो ऐसी समस्या में फोरेंसिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो फोरेंसिक्स को वैलिडेट करना अपने आप में ये इसको एक बहुत अभूतपूर्व और अप्रत्याशित कदम बताता है। दूसरा, जो ट्रायल इन एब्सेंटिया, देखिए अगर कोई भाग गया तो उसके खिलाफ जो है ट्रायल होने का प्रावधान इस देश में होना, बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अप्रत्याशित हैं, पाथ ब्रेकिंग हैं। और जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा कि जब हम आतंकवाद की व्याख्या स्पष्ट शब्दों में कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल जो बाकी यूरोप के देश हैं जो समान प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे सीख लेकर वो भी इस पथ पर आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व के लिए इससे भला होगा, पूरे विश्व को भला होगा। पूरा विश्व जो है एक दिन भारत से प्रेरणा लेकर
आतंकवाद की व्याख्या जो है तय करेगा अपने अपने देश में। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद आऊंगा सैयद जवाद आपके पास। हाँ, मैं आपका ऑब्जेक्शन लूंगा, आपकी बात लूंगा। एक मिनट डॉक्टर साहब रुकिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर मैं कह रहा हूं, इसमें मॉब लिंचिंग को जो एक इसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जो अंग्रेजी कानून थे उनको जो बदलाव की शुरुआत हुई उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो आज जो कुछ हुआ उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, उसमें था कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी जो है अब एक कड़ा कानून बना दिया गया है। और इसको लेकर के किस तरह से अमित शाह ने अपनी बात रखी, जरा उसको सुन लेते हैं, फिर मैं मेहमानों के पास आऊंगा। भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। तो सैयद जवाद, मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ा कानून, इसको लेकर तो लगातार सरकार को निशाना बनाया जाता था। कम से कम सरकार ने दिखा दिया, उसकी मंशा बड़ी साफ है, वो नहीं चाहती कि मॉब लिंचिंग जैसी चीजें जो है भारत में बढ़ें। देखिए, अभी तो अशोक भाई आपने कहा और माननीय गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, साहब डबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मॉब लिंचिंग करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने मंचों से मालाएं पहनाई हैं।
जिन्होंने मॉब लिंचिंग करी है उन लोगों को, वो सब जगह वीडियो जाहिर है, अभी आप चल करके वो भी दिखाया करिए थोड़ा। और अभी यहाँ मेरे काबिल मित्र बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो है भारत के अंदर का है। तो भाई साहब डेमोक्रेसी का इतिहास पढ़ा करिए। आप हो सकता है इतिहास के विद्यार्थी ना हो और डिबेट के अंदर पहले से मैं तैयारी करके आता हूं तो आपको बता दूं कहां सेटअप है। अच्छा, जिस जुडिशनल सिस्टम की हम बात करते हैं जिसमें आपकी लोअर कोर्ट होती है, अपर कोर्ट होती है, कोर्ट्स होती है, ये भी अंग्रेजों की देन है साहब। जो काला कोट पहन करके आप बैठे हुए हैं और जज साहब जो ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है ना वो भी अंग्रेजों की देन है। तो माफ करा करिए, ऐसी बातें ना करा करिए जिससे लोगों के बीच आपका हंसी और मजाक उड़ा जाए। और फिर मैं कह रहा हूं जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप पढ़ करके वकील बन रहे हैं, सर मैं फिर कह रहा हूं वो एजुकेशन सिस्टम बदल देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम बकवास है। मैं कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम का भारतीयकरण होना चाहिए। और एक बात सुनिए, आपने कहा ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मॉब लिंचिंग करने वालों का कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि मॉब लिंचिंग करने वाले, सुनिए आप भूल गए, इस देश में सिखों की मॉब लिंचिंग करने वाले, करवाने वाले सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के शासन में उनको बाकायदा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नवाजा गया। उस पर भी जरा बोल लिया करिए जब आप मॉब लिंचिंग करने वालों को। दिक्कत तो यही है, यही डबल स्टैंडर्ड है। इसी का जिक्र अमित शाह कर रहे थे। यही डबल स्टैंडर्ड है कि सिखों की मॉब लिंचिंग नहीं होती, लेकिन एक मॉब लिंचिंग में किसी को अगर माला पहना दी गई, गलत है वो भी, उसको आप डबल, तो ये भी डबल स्टैंडर्ड है। सही है जवाब। हाँ अशोक भाई फिर देखिए कितनी खूबसूरत आपने बात कह दी और अपनी ही बात का जवाब दे दिया। हाँ, जो प्रेस की, मीडिया की आजादी थी, जो होना चाहिए, ये भी अंग्रेजों की देन है। हाँ, क्या बात, गलत बात है साहब। ये फिर आप गलत कह रहे हैं, फिर आप गलत कह रहे हैं। डेमोक्रेसी और आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है, हिंदुस्तान से सीखी है दुनिया ने। शशांक जी ने सही कहा। शशांक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। शशांक जी रिस्पॉन्ड करेंगे ना। अब आपने अब अगर आप डेमोक्रेसी के रूट्स में जाना चाहते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी के रूट्स में जाना चाहते हैं तो सुनिए डेमोक्रेसी कहां से आई। शशांक शेखर रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए उनको, सैयद जवाद को बताइए डेमोक्रेसी कहां से आई। मतलब सैयद जी कितना गलत हो सकते हैं मैं बताता हूं। मतलब हर किसी का सुनिए, सैयद जी कितना गलत बोल सकते हैं मैं ये बताता हूँ। अगर आज कोर्ट में बैठ के मैं काला कोट पहनता हूँ तो कानून और न्याय वहां से शुरू नहीं होता। न्याय व्यवस्था बहुत पुरानी है और न्याय व्यवस्था हमेशा से भारत में रही है। हाँ, आज का कोर्ट का प्रॉब्लम है, हटा देना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कानून देश में अंग्रेज लेके आए, गलत है। न्याय व्यवस्था देश में अंग्रेज लेके आए, वो गलत है। गलत है। इनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजों के टाइम से ये देश नहीं शुरू हुआ है, ये देश आजाद रहा है, कभी इसका कोई एरिया नहीं रहा है। लेकिन क्या, छोड़िए इनकी बकवास बातों को। मैं आपको कहता हूं कि आज के कानून में 3-4 जो अमूलचूल बदलाव आए हैं वो क्या है। पहला बदलाव इस देश में, क्योंकि मैं अलग अलग जगह प्रैक्टिस करता हूं तो मैंने देखा है कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट। सैयद जवाद रुकिए। अभी ब्रेक में हम लोग जो बात कर रहे थे वो मत कीजिए, क्योंकि हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि अगर आप जज साहब के सामने खड़े होकर अगर डावरी कानून है और उसमें आप जो है चोरी चकारी के केस आप लड़ने लगेंगे तो जज कहेंगे बाहर जाइए, ये डावरी का केस है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये आज जिस मुद्दे पर है प्लीज उसी पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। एक मिनट रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं सैयद जी की बात नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मुझे विषय पे आन दीजिए। अगर विमेन रिजर्वेशन बिल कानून ने आज पास किया, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को अधिकार की बात भारत देश नहीं करता था, हमेशा से करता है। लेकिन खैर छोड़िए, हम आज के कानून की बात करते हैं। 3 जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को आज के कानून में लगा, क्योंकि मैं देश में अलग अलग जगह प्रैक्टिस करता हूं, मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था इस देश में। मतलब किसी जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलेंगे, जहां नहीं वहां सिर्फ मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी आज ला दी गई है इस देश के नई कानूनी व्यवस्था के अंदर में। दूसरी बात, किसी को आप हिट एंड रन करते हैं तो पहले ये होता था कि आप हिट एंड रन किया और आप खुद भाग गए वहां से। अब है कि आपको अगर भाग गए तो आपको सजा होगी, लेकिन आपने अगर हिट एंड रन किया और अगर आप उस घायल व्यक्ति को, दुर्घटना भी हो गई, घायल व्यक्ति को अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपको सजा कम मिलेगी। और तीसरा, और एक छोटी सी बात, एक तीसरी बात कि इस देश में ना ये जो एनजीओ का एक चल रहा था पूरा, इनको चुप कराइए, एक मिनट रुकिए सर प्लीज। सारे नहीं बोलेंगे, आवाज नीचे कर दीजिए सबकी आवाज प्लीज। सिर्फ एक सेकंड। इस देश में एक मिनट, तू इनकी बात है। आज इन लोगों को खुश होना चाहिए कि लिंचिंग के खिलाफ जो है इतना बड़ा कानून आया, लेकिन ये खुश क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इनका जो प्रोपेगेंडा है कि केवल एक समुदाय के लोगों की लिंचिंग होती है वो ध्वस्त होने वाला है।
जो तथ्य उपलब्ध हैं वो इस बात को, इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करते हैं। और आज दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये पता चलेगा कि लिंचिंग जो है वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से उसका कोई सरोकार नहीं है। इस बात की पीड़ा है इन लोगों को। ओके, आरबाग जी। दूसरा, चूंकि ये बहुत बड़े मुरीद मालूम पड़ते हैं ब्रिटिशर्स के। देखिए, हम राम राज्य के मानने वाले लोग हैं, और राम राज्य जो था सोशल वेलफेयर स्टेट का पहला जो परिकल्पना है वो राम राज्य। और एक सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी के बगैर स्थापित नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी 5000 साल पुरानी है। जब ये जो है ये इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं, कि किस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मेरा ये डिबेट का रुक जाइए सही जवाब। मैं यही कह रहा हूं, मेरी डिबेट का मुद्दा ये नहीं था डेमोक्रेसी कहां से आई, अंग्रेजों ने क्या दिया। अंग्रेजों के आप मुरीद हो सकते हैं, रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इस देश में बदलाव होने चाहिए। आरबाग जल्दी से समाप्त कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, जब बाबा साहब को पूछा गया कि भाई इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या जस्टिस ये कहां से लाए, तो बोला मैं कोई फ्रेंच क्रांति से 1789 से नहीं सीखा हूं, ये यहाँ पे था, ये बुद्ध का दिया हुआ है। ये धम्म सनातनों का बात किया, वहां पे लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था। ये जम्बूद्वीप का है जहां पे एग्जिस्टेंस तब देश नहीं बना था दुनिया का। तो बात मैं उसी में नहीं जाता था। मैं जैसे कि आपने जिक्र किया, मुझे बताया कि एक प्रोसेस के तरह जाता है जो स्कैमिंग हुआ। ब्रिजलाल जैसे डीजीपी सबसे ज्यादा उन्होंने वहां पे लॉ एंड सिचुएशन को यूपी में टैकल किया। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, वहां पे रिटायर्ड एक चीफ जस्टिस जहां पे राज्यसभा का अभी मेंबर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी उनका भी हेल्प ली गई। और बहुत सारे प्रावधान है, ऐसा नहीं कि पूरा से रिपील कर दिया। ऐसे कानून जैसे 175 ऐसे ओरिजिनेट कानून जो आईपीसी से ली गई है, खत्म नहीं की, जो अच्छा प्रावधान था उस चीज को ली गई। जो प्रमुख चीज जो मैं कहता हूं, जहां कंसर्नगंज में बार बार वही चीज को, जो भाषा हिंदी का, क्योंकि यहाँ पे हर भाषा का देश है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला है, कल्चर है, यहाँ पे बहुत डेमोग्राफी ये सब है। और डिजिटाइजेशन का जितने जल्दी हो सके पूरे देश भर में हो जाए तो इसका फायदा मिल सकता है। और अभी फिलहाल आपको अगर कानूनी रूप से ये मैं सबको अपील कर रहा हूं, ये आज देश में ये 3 कानून बहुत महत्वपूर्ण है। आपको स्पेसिफिकली अगर लीगल इश्यूज है, आपको आर्टिकल 32, 26 के साथ आप जाकर अप्रोच करिए लीगली सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को हो। मैं तो चाहता हूं कि बहस हो वहां पर और पूरा छान के आ जाए। ओके, चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अशोक जी, एक छोटी सी बात है, देखिए दो जो बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार एक बार एफआईआर हो जाता था तो विक्टिम को कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं करती थी। अब कहा गया कि आपको 90 दिन के अंदर विक्टिम को बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। दूसरी बात, किसी केस में अगर सजा हो गई तो अब देखेंगे बड़े बड़े एनजीओ लग जाते थे मर्सी पिटीशन साइन करने में। अब कहा गया है सिर्फ विक्टिम का परिवार ही करेगा, इसलिए उस एनजीओ लॉबी को धक्का पहुंचा है। आपने ये इंटरेस्टिंग बात पे एंड किया, मेरे पास समय इतना ही है। अब जो है किसी आतंकवादी के लिए कोई एनजीओ और कोई वकील साहब घर से उठेंगे और रात को जो है 2 बजे अदालत का दरवाजा खुलवाएंगे, मर्सी पिटीशन डालेंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा, तो अब आतंकवादियों के जो खैर खा थे उनके लिए भी मुश्किल आ रही है। आतंकवादियों के लिए तो आएगी, लेकिन आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे 1 बजे दरवाजा खुलाने वाले कोर्ट का, उनके लिए भी वो दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है, डिबेट चलेगी, अभी राज्यसभा में मामला आएगा और उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। तो हम जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ेगी जरूर करेंगे, लेकिन अंग्रेजी कानूनों से देश की आजादी जरूरी थी, जिसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। आज बस इतना ही। नमस्कार। 2 टूक में कल मुलाकात होगी। नमस्ते। लास्ट आपने सही 2 टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क